हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार SCERT की जो आपकी अतीत से वर्तमान कक्षा 8 की इतिहास की किताब है उसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, कक्षा 6 और 7 की आपकी इतिहास कंप्लीट हो चुकी है, भूगोल आपकी 6 से 8 तक की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 8 की यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो आप लोग देख लीजिए। टोटल जो चैप्टर्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो मुश्किल से 2-2 चैप्टर करेंगे या फिर किसी किसी में 3-3 कर लेंगे तो 6 से 7 वीडियो में आपका मतलब ये कक्षा 8 की भी जो बुक है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कक्षा 8 से जो मैटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि ये किताबें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्पेशली ये कक्षा 6 से 8 तक वाली। ठीक है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि 9-10 भी आपको करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां से डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण क्या है? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी तो ये इटली से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा गया। ठीक, इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो जो पुनर्जागरण है ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इटली से। ठीक, सीधा सीधा जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा जिसने इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की थी या अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, 1492 में की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला है पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा के बारे में भी आपने सुना होगा। इन्होंने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत की खोज किसने की थी या फिर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डिगामा ने, और ये रहने वाले थे पुर्तगाल के। और ये कब भारत आए थे? 1498 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए, इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले भारत में कौन आए? ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए क्योंकि पुर्तगाल का ही था वास्को डिगामा। ठीक, आगे देखते हैं। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेजी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए केवल कच्चा माल सस्ते दाम पे मिलने लगेगा, बल्कि उनसे तैयार माल के लिए भी बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए, साम्राज्यवाद इन्हें भी जाने सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, ये क्या है? साम्राज्यवाद है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है? फिर देखिए, नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ठीक है, तो बुक्स के नाम आप लोग याद रखिए। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदी में देखा जाए तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। कौन थे? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल। 1817 में उन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उनको देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपने अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो बन सकते हैं,
अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि देखिए जो राजधानी जो दिल्ली है, इसमें देखिए क्या क्या है, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, ये दो चीज़ें कहाँ हैं, दिल्ली में। और दो चीज़ें आपकी पटना में हैं, कौन कौन सी, सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय और बिहार राज्य अभिलेखागार, ये दोनों चीज़ें हैं पटना में, और बाकी दो चीज़ें कहाँ हैं, नई दिल्ली में। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है जो करंट से रिलेटेड है, जो नेहरू स्मारक पुस्तकालय है, इसका नाम इन्होंने बदलकर इस साल क्या हो गया है, इस साल नाम बदल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका नाम बदल के जो कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी। ठीक है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फोटो कैमरे से खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं के फोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। ठीक है, तो इकलौता पहला और आखिरी मुगल बादशाह कौन था जिसकी फोटो जो है वो कैमरे से खींची गई थी, वो था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इसमें देखिए, अब देखिए जो इसमें बस इतना ही है, 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो सभा की थी वो कहाँ की थी, वो की थी छपरा में। ठीक है, बाकी अंदर कहानी पूरी लिखी है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। ये तो उस टाइम की पेजेस लगाए गए हैं इसमें। अब देखिए यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में, अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये ध्यान रखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है, आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव, ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे उस टाइम पे। ठीक है, म्यांमार उस समय जो तत्कालिक नाम था बर्मा था। श्रीलंका का तत्कालिक नाम उस समय क्या था, सीलोन। ठीक, 1937 ईस्वी में भागों में विभाजित हो गया। देखिए तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, एक भारत और एक पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हुई हैं। अब यहाँ से देखिए, बाद में पाकिस्तान, यहाँ से 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। मतलब 20वीं शताब्दी के जो शुरुआत थी उसमें क्या था, बिहार और उड़ीसा जो था वो जो बंगाल प्रांत था उसी का अंग थे। ठीक है, 1912 में क्या हुआ, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत को संगठित किया गया। मतलब 1912 में अगर पूछा जाए कि बिहार मतलब बंगाल से कब अलग हुआ था, तो पहली बार तो 1912 में हुआ था, लेकिन उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों एक में ही थे। ठीक है, फिर 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके दोनों को अलग अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। अगर उड़ीसा का पूछ दिया जाए उड़ीसा कब बना, तो वो भी 1936 में, और बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ वो भी 1936। ठीक, पुनः 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग करके पृथक झारखंड राज्य गठित हुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2000 सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो मैप है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। ये है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये सब चीज़ें, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, उसके बाद की सारी कहानी इसमें दी गई है। बाकी इससे पहले वाले चैप्टर्स में सारा दिया गया था। ठीक, तो पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 में आया था। ये पिछले चैप्टर में भी था। ठीक है, नाविक कब आया था, 1498 में आया था। यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तर मासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। बंदरगाह का नाम था कालीकट। ठीक, कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। अब देखिए, वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को लेकर वापस लौटा। उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो ये सारी जगह हैं जहां पे पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का भी प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को
इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, लंदन में की थी, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर यूरोप में ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी, ठीक। तो ये था पहली जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड में शुरू की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो अंग्रेजी जो इंग्लिश जो मतलब फैक्ट्रियाँ थी वो कहाँ कहाँ लगी थी, ये सारी जगह हैं। प्रायः इन जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियाँ थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालसोर में पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। ये फ्रांसीसी हैं, ठीक है। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर पौंडीचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी में था। उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। मद्रास मतलब वर्तमान में चेन्नई, ठीक है। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तो भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, ठीक है। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई थी, ठीक। आगे देखते हैं। अब अंग्रेज और बंगाल, ठीक है, बंगाल के नवाबों के बीच में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया, ठीक। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खान ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। ये कब किया था, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जब शासन कमजोर होने लगा था तो उन्हीं का दीवान, जो मुगल शासक के द्वारा जो दीवान बनाए गए थे बंगाल के मुर्शीद कुली खान, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। वैसे वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। उसके बाद अलीवर्दी खां का जो नाती था सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था, ठीक, घरेलू झगड़ों की वजह से। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। बंगाल में अंग्रेज की पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इनके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे थे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू किया। इस किले का नाम क्या रखा गया, फोर्ट विलियम रखा गया। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांव की जिम्मेदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये 3 गांव देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 गांव थे गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता, ठीक। तीनों गांव के मिलने के बाद आगे चलकर इसे कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहा जाता है, ठीक। तो कलकत्ता किन 3 गांवों को मिलकर बना था, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता, ठीक है। इन तीनों के मिलके जो बना था वो कलकत्ता बना था, जो वर्तमान में कोलकाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने ये हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया है कि जो फर्रुखसियर, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए फर्रुखसियर कौन था, तो फर्रुखसियर मुगल सम्राट था, ठीक है। मुगल शासन में आप लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, इनके नाम तो सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको फर्रुखसियर के बारे में नहीं पता होगा, ठीक। तो फर्रुखसियर कौन थे, ये मुगल सम्राट थे, ठीक। इनसे संबंधित कोई खास चीज़ है नहीं तो यहाँ पे बताया। अब देखिए सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध था वो किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और
सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक, इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई थी, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, मीर कासिम अंग्रेजों से मिल गया था, इसीलिए इसको यहाँ पे बंगाल का नवाब बना दिया गया था। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। अब देखिए पलासी के बारे में जान लीजिए। पलासी का असली नाम फलासी था, जिससे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को यहाँ पर पाए जाने वाले पलासी के फूलों का कारण पलासी कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली में इस्तेमाल होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदल के कहाँ से कहाँ की। ठीक, मुर्शिदाबाद से बदलकर कहाँ की, तो मुंगेर कर दी थी। आगे देखते हैं। दस्तक क्या था? दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। और मीर कासिम ने ही इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपखाने की स्थापना की थी। ये किसने की थी? मीर कासिम ने, मुंगेर में। ठीक, आगे देखिए। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए थे और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। ठीक है, फिर इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिमी बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 में लड़ाई हुई थी, जिसमें भारतीय सेना की हार हुई थी। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया था। ठीक, तो इसमें भी अंग्रेज जीते थे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए सहायक संधि जो थी वो स्टार्ट की गई थी अंग्रेजों की तरफ से। सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा अवध का नवाब था। ठीक है, पहले कौन थे? हैदराबाद के निजाम और दूसरे अवध के नवाब। ठीक, अब देखिए भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेजी अधिकारी भी रखना पड़ता था। इन अधिकारियों को रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नजर रखती थी। ठीक है, तो रेजिडेंट किसे कहा जाता था? भारतीय शासकों को एक अंग्रेजी अधिकारी भी रखना पड़ता था, इसलिए उनको क्या रेजिडेंट कहा जाता था। अब देखिए दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था। वहाँ हैदर अली 1761 से 1782 तक एवं उनके पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली का पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान ने सफलतापूर्वक शासन किया। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। उसके इन कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है, मतलब अंग्रेजी जो सेना थी, कंपनी कहा जाता था। ठीक है, उसके साथ कब लड़ाई हुई थी? 1799 श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। अब देखिए ये कहानी जो टीपू के बारे में लिखी, इसमें सिर्फ टीपू सुल्तान के बारे में जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि शेर मैसूर किसे कहा जाता था? तो शेर मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। ठीक, अब देखिए 1700 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। ठीक है, यहाँ पर जो मराठे थे वो हार गए थे। ठीक, अब देखिए कंपनी और पंजाब, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। अब कंपनी का ध्यान पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की ओर गया। इसमें सिर्फ इतना बताना है कि इनका महाराजा रणजीत सिंह का जो क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक था। 1799 से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रणजीत सिंह के जीवन काल में ही उसके राज्य के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया था। ठीक, और 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में भी ले लिया था यहाँ पर। अब विलय नीति देखिए।
ठीक। विलय नीति के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे युद्धों के अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी के अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू किए। विलय नीति भी ऐसा ही एक बहाना था। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं होता तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 से 1856 के बीच भारत के कई राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। ठीक ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 चैप्टर जो हैं कक्षा 8 के वो कंप्लीट हो गए हैं और जल्दी जल्दी से 4-5 दिन में ही आपका जो इतिहास का पोर्शन है वो कक्षा 8 तक का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, क्योंकि समय कम था इसलिए सारी चीज़ें नहीं करवा सकते, लेकिन जितना मैंने कहा था उतना ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।